अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर और कमेंट कीजिए और मेरी कहानी का दूसरा भाग सुनिए। और देखो, इसे हमेशा पहने रहना, ये तुम्हारी यात्रा में तुम्हारी रक्षा करेगी। ईवान ने उससे वह चांदी की अंगूठी ली, उसको धन्यवाद दिया और अपनी आगे की यात्रा पर आगे बढ़ गया। ईवान सोने के राज्य में उस अंधेरी सुरंग में से कुछ दूर चलने के बाद ईवान को उसके आखिरी हिस्से पर एक सुनहरी रोशनी दिखाई दी। पहले की तरह से अब जब वह उस सुरंग के आखिर में पहुंचा तो यह गुफा तो पहली दो गुफाओं से भी बड़ी थी। जार के इस राज्य में तो हर चीज सोने में नहाई जैसी लग रही थी। एक पल को तो उसको लगा कि वह सूरज देख रहा है, पर जब उसने ऊपर देखा तो उसको इस रोशनी में थोड़ी गर्मी तो लगी, पर बाहर की दुनिया में वो सूरज कहीं दिखाई नहीं दिया। पर जब उसने बाद में उसके बारे में सोचा तो उसने देखा कि वह तो पानी के ऊपर धूप की चमक पड़ रही थी। उस रोशनी में तो उसके अपने खाल और कपड़े भी सुनहरे लग रहे थे। उस सोने के राज्य में सारी चीजें असली सोने की थी। जारेना भी अपने महल के सामने सुनहरी रेत पर खड़ी हुई थी। वह ईवान को देखकर बहुत खुश हुई। उसने ईवान के सामने सुनहरे खाना और सुनहरे रंग की चमकती शराब रखी। ईवान ने उसको बताया वह अपने घर से अपनी पत्नी ढूंढने निकला था। फिर उसने उससे कहा, अगर तुम मेरी पत्नी बनना चाहती हो तो अभी मेरे साथ चलो। यह सुनकर उसको बड़ा आश्चर्य हुआ। जब राजकुमारी ने उससे मुस्कुराकर जवाब दिया, हाँ मैं तुमसे शादी करूंगी, पर पहले तुम यह सोने की अंगूठी लो और देखो, तुम इसको तांबे की और चांदी की अंगूठियों के साथ साथ हमेशा पहने रहना। ये तुम्हारी हमेशा रक्षा करेगी। अब हम चलते हैं और अपनी बहनों को आजाद कराते हैं। कहकर वह उसी अंधेरी सुरंग से वापस चल दिए। वे चांदी के राज्य से गुजरे। वहां चांदी के राज्य वाली जारेवना ने उनका बड़े जोर शोर से स्वागत किया और वह भी उनके साथ चल दी। फिर वे तांबे के राज्य में आए, जहाँ से पहली जारेवना भी उनके साथ हो ली। उसके बाद वह उस जगह आए जहाँ ईवान ऊपर से उस खोखली नली से नीचे उतरा था। उसमें चमड़े की कुर्सी अभी भी लटकी हुई थी, पर उस खोखली नली का अंत उसे कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। उसको पता ही नहीं था कि उसके दोनों भाई वहां खड़े हुए थे। असल में जब ईवान कई दिनों तक नहीं लौटा तो उसके माता पिता ने उनको ईवान को ढूंढ डालने के लिए भेजा था। उन्होंने अंदाजा लगाया कि वह शायद यहीं नीचे होगा, तो वे वहां घंटों खड़े खड़े इस बात की हिम्मत टटोल रहे थे कि वह नीचे कैसे उतरे। बाद में जब उनकी हिम्मत नहीं पड़ी तो उन्होंने एक दूसरे को ये कहकर बहला लिया कि शायद ईवान मर गया। बाद में जब उनकी हिम्मत नहीं पड़ी तो उन्होंने एक दूसरे को यह कहकर बहला लिया कि शायद ईवान मर गया। वह लोग वहां से जाने ही वाले थे कि तांबे के राज्य वाली जारेवना उस चमड़े की कुर्सी में चढ़ गई और उसकी रस्सी रस्सी को हल्का सा झटका दिया। ईवान के भाइयों ने रस्सी हिलती देखी तो उनको लगा कि कोई उनसे नीचे से कुछ कहना चाहता है, तो उन्होंने वह रस्सी खींचनी शुरू कर दी। जब वह चमड़े की कुर्सी ऊपर आई तो उसमें तांबे के राज्य की जारेवना बैठी हुई थी। ऊपर आकर उसने वह कुर्सी फिर से नीचे भेज दी। इस बार चांदी के राज्य की जारेवना ऊपर आई और फिर सोने के राज्य की जारेवना ऊपर आई। आखिर में ईवान उस चमड़े की कुर्सी में बैठा। उसके भाइयों ने उसे खींचा, पर अब तक वे उस रस्सी को खींचते खींचते थक चुके थे, तो वह बहुत धीरे धीरे रस्सी खींच रहे थे। जब उनको यह पता चला कि उस रस्सी में ईवान था तो उनको उससे जलन होने लगी कि ईवान वहां सफल हो गया था। अब वह बुरी तरह फेल हो गए थे। ग्रेगरी बोला कि हम उसकी सहायता क्यों करें। मीशा भी बोला, इस तरह से तो सारे गांव में लोग हमारी हंसी उड़ाएंगे और हम बदनाम हो जाएंगे। तो जब तक ईवान आधे रास्ते तक भी नहीं आया था, उसके आने से पहले ही ग्रिगोरी नीचे झुका और इससे पहले कि जारेवनाएं उसे रोक सकती, उसने उस चमड़े की कुर्सी की रस्सी काट दी। तीनों जारेवनाएं ईवान के लिए बहुत जोर जोर से रो पड़ी। उन्होंने ईवान के भाइयों से बहुत प्रार्थना की कि वो उसको बचा ले,
पर वह तो उसकी सुनने वाले थे नहीं। ज़ारेमनाय तो बस अब इसी से संतुष्ट थी कि वह ईवान उनकी दी हुई अंगूठियों से अभी तक पहने था। ईवान का पाताल से निकलना, उधर रस्सी से कसते ही ईवान उस अंधेरी खोखली नली में नीचे गिर पड़ा। वह 2 दिन तक तो वहां से हिल भी नहीं सका। जब वह हिलने डुलने लायक हो गया तो बहुत ही नाउम्मीद सा बैठ गया कि अब वह बाहर जाने का रास्ता कैसे पाएगा। उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह यही समझ नहीं पा रहा था कि वह वहां से बाहर जाने के लिए किससे पूछे और कौन सी सुरंग ले। फिर वह सोचकर उसने एक दूसरी ही सुरंग ढूंढी कि शायद यही सुरंग उसको वहां से बाहर ले आएगी। वह सुरंग धीरे धीरे नीचे होती जा रही थी। कहीं कहीं तो उस सुरंग की छत इतनी नीची थी कि उसको बहुत झुककर चलना पड़ रहा था। कभी कभी तो उसको पत्थरों पर घुटनों के बल भी चलना पड़ रहा था। कुछ देर इस तरह चलने के बाद ईवान को लगा कि वह सुरंग कुछ चौड़ी और ऊंची हो गई है। जल्दी ही वह एक बहुत ही बड़ी गुफा में खड़ा था। यह गुफा तो उसको किसी दूसरी दुनिया का ही हिस्सा लग रही थी। हालांकि वह काफी अंधेरा था, फिर भी वह वहां ठीक से देख पा रहा था। वहां आसमान में बादल बहुत नीचे थे, तो वह यह नहीं जान सका कि उस राज्य के आसमान में चांद या तारे थे या नहीं। वहां एक जंगल में दलदल के किनारे खड़ा था। सीलन की गंध चारों तरफ उड़ रही थी। हवा ठंडी थी, तो वह इधर उधर किसी ऐसी गर्म जगह की तलाश में था जहां वह उस ठंड से बच सके। सारे राज्य में वहां कई रंगों के और कई शक्लों के मशरूम उगे हुए थे। सुबह होने के कुछ देर बाद ही ईवान को एक बहुत ही छोटा सा बूढ़ा मिला। उसकी बहुत लंबी सफेद दाढ़ी थी और वह एक पेड़ की अजीब सी शक्ल की जड़ पर बैठा हुआ था। उसने उस बूढ़े को अपनी सारी कहानी बताई और पूछा कि वह कैसे माँ रूस की नम जमीन पर वापस जा सकता है। उस बूढ़े ने अपनी एक उंगली से पास में लगे ओक के पेड़ों से एक झुंड की तरफ इशारा किया और बोला, क्या तुम उन पेड़ों के पीछे खड़ी गोल मीनार देख रहे हो? ईवान ने उधर देखा जिधर वह बूढ़ा इशारा कर रहा था, तो पेड़ों के पीछे उसको एक पतली सी मीनार का ऊपर का हिस्सा वहां से झांकता हुआ दिखाई दे गया। वह बोला, हाँ, मुझे वह मीनार दिखाई दे रही है। बूढ़ा आगे बोला, उस मीनार में एक बहुत ही लंबा जादूगर रहता है। वह इतना लंबा है कि उसका सिर तो छत को छूता है। तुम वहां चले जाओ, वह तुमको बताएगा कि तुम वापस रूस कैसे पहुंच सकते हो। ईवान ने उस बूढ़े को धन्यवाद दिया, उस लंबी मीनार की तरफ चल दिया जिसमें वह लंबा जादूगर रहता था। जब वह मीनार के पास पहुंचा तो उसको लगा कि जो कुछ वह सोच रहा था वह नहीं था, बल्कि वहां तो एक मुलायम सा धुआं था जो उस मीनार की एक बहुत ही छोटी सी खिड़की से बाहर निकल रहा था। वह मीनार के और पास गया और वहां जाकर उसका दरवाजा खोला तो चांदी के जाले के कुछ टुकड़े उसके चेहरे पर आकर पड़े। इससे उसको लगा कि जैसे वह मकड़ियों के हजारों जालों के बीचों बीच चलकर आ रहा है। उसने अपने चेहरे से जितनी अच्छी तरह से वह साफ कर सकता था वह छोटे छोटे रेशमी जाले के टुकड़े साफ किए और अंदर जाने से पहले उसने अपनी बहुत जोर से आती हुई चीख को भी रोका जो उन जालों की वजह से उसको आने वाली थी। खुशकिस्मती से दरवाजा बाहर की तरफ खुला, वरना उसको उस मीनार में घुसने में भी बहुत मुश्किल होती, क्योंकि हालांकि वह मीनार बहुत ऊंची थी पर साथ में वह तंग भी बहुत थी। उसमें घुसने के लिए भी ईवान को अपने आप को उसकी दीवार से सटकर ही उसके अंदर घुसना पड़ा। जैसे ही वह मीनार के अंदर घुसा तो उसको वहां जादूगर खड़ा दिखाई दे गया। उसके अंदर वह लंबा जादूगर खड़ा खड़ा अपनी चांदी जैसी दाढ़ी से बालों को हाथी दांत की कंघी से कंघी कर रहा था। उसके सिर के बाल उसकी दाढ़ी जितने ही लंबे थे, पर उसकी खोपड़ी पर गंजेपन का एक चमकदार चकत्ता था। शायद ये चकत्ता वहां इसलिए था कि उस जगह से मीनार की छत से छूता था। उसने कत्थई रंग की एक थैले जैसी पोशाक पहन रखी थी जिस पर सारे में चांदी के बाल लगे हुए थे। जब उसने ईवान को देखा तो उसने अपनी दाढ़ी से बालों में कंघी करना रोक दिया और कंघी को
साफ करना शुरू कर दिया। इससे उसके बालों के कई सारे छोटे-छोटे बादल खिड़की के बाहर उड़ गए और बहुत सारे बाल उसके कमरे में भी इधर-उधर उड़ने लगे। कुछ बाल उसके चेहरे के चारों तरफ भी उड़ रहे थे, जिससे उसके चेहरे का काफी हिस्सा ढक गया था। इससे इवान उसका पूरा चेहरा भी एक बार में नहीं देख सकता था। इवान से बात करने से पहले जादूगर को अपना गला साफ करने में कई मिनट लगे। तब कहीं जाकर वह इवान से बड़ी ऊंची आवाज में बोला, किसी ने रूसी हड्डियों को यहाँ आने के लिए नहीं कहा। वह तो यहाँ अपने आप ही आई है। यह सुनकर इवान ने थोड़ा इंतजार किया कि शायद वह जादूगर कुछ और बोले, पर वह कुछ भी नहीं बोला, क्योंकि बदकिस्मती से उसके सिर के सामने जादूगर के बालों का एक बहुत बड़ा बादल आ गया था। तो ना तो वह कुछ देख ही सका और ना ही कुछ बता सका कि वह जादूगर क्या सोच रहा था। इवान ने उस जादूगर को हंसाने की बहुत कोशिश की, जिससे अपनी गर्दन टेढ़ी करके और उसके चेहरे की तरफ देखकर वह बोला, हाँ वे अपने आप ही आई है। उस लंबे जादूगर ने उसकी इस बात का कोई जवाब नहीं दिया और फिर से अपनी दाढ़ी में कंघी करने लगा। इवान आगे बोला, ओ ताकतवर जादूगर, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि मैं वापस अपनी मारूफ की नम जमीन पर कैसे पहुंच सकता हूँ? पर वह जादूगर फिर से अपनी कंघी साफ करने लगा। उसकी कंघी से निकले बालों का बादल काफी तो खिड़की से बाहर उड़ गया, पर काफी फिर भी कमरे में ही उड़ता रहा। कई मिनटों बाद उसने फिर अपना गला साफ किया और अपनी ऊंची आवाज में बोला, माँ रूस की नम जमीन पर पहुंचने के लिए तुमको यहाँ से दाईं तरफ करीब 30 गहरी झील जाना चाहिए। वहां दूर जाकर तुमको एक झोपड़ी मिलेगी, जो मुर्गे की टांगों पर खड़ी होगी। इस झोपड़ी में एक बूढ़ी जादूगरनी बाबा यागा रहती है। इस झोपड़ी में घुसने से पहले तुमको जादू के कुछ शब्द बोलने होंगे। इस बुढ़िया के पास एक गरुड़ किला है, जो तुमको माँ रूस की नम जमीन तक ले जा सकता है। ईवान ने पूछा, और वे जादू के शब्द क्या हैं? ऊपर से आवाज आई, वह तुम्हें पता चल जाएंगे। इस जादूगर ने फिर से अपना गला साफ करना शुरू कर दिया। उसको अपना गला साफ करते करते फिर मिनटों लग गई और ईवान बड़ी उत्सुकता से इन जादू के शब्दों को सुनने का इंतजार करता रहा। उसको जादूगर के ये शब्द सुनकर बड़ी नाउम्मीद हुई। यहाँ बहुत ही खुशकी है। ये सुनकर तो ईवान का अपना गला भी खुश्क होने लगा था। वह बोला, हाँ ये तो है। और कुछ ताज़ा हवा लेने के लिए वह उस मीनार से बाहर निकल आया। उसकी समझ में यही नहीं आया कि जादूगर के उन जादू के शब्दों से उसका क्या मतलब था। शायद उसको कुछ गलती लग गई होगी, क्योंकि वह ये सब कैसे जान सकता था। फिर उसने सामने की तरफ देखा तो उसको सामने कुछ हीरे दिखाई दी। तो वह उनके सामने पास चक्कर काटता रहा। उसको वहां उनके आसपास चक्कर काटते हुए और ये गिनते हुए कि वे कहीं मील 30 हीरे की है और दिन बीत गए, क्योंकि दूर उसको कहीं और भी हीरे दिखाई दे रही थी। उसको ये पता ही नहीं चल पा रहा था कि उसने उन झीलों को ठीक से गिन लिया या नहीं। पर हाँ, उसको 30 झीलें गिनने के बाद जब तीसरी झील के किनारे एक झोपड़ी दिखाई दे गई, तो मुर्गे की टांगों पर खड़ी थी। उसको लगा कि उसने उन झीलों को ठीक ही गिना था। जब वह इस झोपड़ी के पास पहुंचा, तो उसने देखा कि वह झोपड़ी तो घूमे जा रही है और वह बहुत तेजी से घूम रही है। और वह तो केवल तेजी से घूम ही नहीं रही है, बल्कि बहुत जोर की चीं-चीं आवाज भी कर रही है। उस चींची की आवाज से तो उसके कान ही फटे जा रहे थे। उसके घूमने की आवाज, इस चींची की आवाज दोनों मिलकर तो उसका सिर बहुत भारी कर दिया। फिर पता नहीं कहाँ से उसके दिमाग में वे जादू के शब्द आ गए, जिनको उसे उस झोपड़ी में घुसने से पहले बोलना था। उसने उनको गाना शुरू कर दिया, ओ झोपड़ी झोपड़ी तुम अपना दरवाजा मेरी तरफ करो और मुझे अंदर आने दो। अचानक घूमती हुई झोपड़ी रुक गई। उसकी आवाज भी धीरे धीरे कम होती गई और वह एक लंबी सी की आवाज करके रुक गई। उसकी टांगें इतनी नीचे घुस गई कि वह झोपड़ी जमीन से आकर लग गई। अब उसका दरवाजा ईवान के सामने था। अचानक एक लंबी सी सांस के साथ
एक झोपड़ी का दरवाजा खुला। इवान सोचने लगा, ये मैंने कैसे किया? कैसे कोई झोपड़ी में घुस गया? अंदर पहुंचकर उसने देखा कि बाबा यागा अपनी पुराने ढंग की ईंटों की अंगीठी पर लेटी हुई है और वह खराटे मार रही थी। उसकी लंबी नाक छत को छू रही है, पर फिर एक पल में ही उसने अपनी लंबी नाक इवान की ओर खोली। मुझे यहाँ किसी रूसी हड्डी की खुशबू आ रही है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? इवान ने डर से कांपते हुए इधर उधर देखा कि वह उससे किससे पूछ रही थी। फिर यह समझते हुए कि वह उसी से कह रही थी, वह हकलाते हुए बोला, लंबे जादूगर ने मुझे आपके पास इसलिए भेजा है ताकि मैं आपके गरुड़ पर सवार होकर अपनी माँ रूस की नम जमीन पर जा सकूं। बाबा यागा वहीं से चिल्लाई, ओ रूसी हड्डी, बाहर बागीचे में जाओ और वहां जाकर उस स्त्री को ढूंढो जो 7 दरवाजों की चौकीदार है। उससे चाबी लो, उन 7 दरवाजों को खोलो। जब तुम आखिरी दरवाजा खोलोगे तो वह गरुड़ अपने पंख फड़फड़ाएगा और तुम उससे डर नहीं गए तो तुम उस पीठ पर बैठकर उड़कर वहां जा सकते हो। और हाँ, मेरे उस पालतू चिड़े के लिए काफी सारा मांस ले जाना मत भूलना। इवान सोच रहा था, कौन सा बगीचा, ये किस बागीचे की बात कर रही है, क्योंकि वह जानता था कि उसके घर के बाहर तो कोई बागीचा था ही नहीं। वहां तो केवल जंगल था। पर यही सोचते सोचते जब वह बाहर निकला तो ये देखकर उसके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा कि वहां से सारी झीलें गायब हो चुकी थी और अब वहां एक सुंदर बागीचा था। वह उसमें खड़ा था। उस बागीचे के चारों तरफ एक बहुत पुरानी दीवार थी, जिसमें 7 ठोस ओक की लकड़ी के दरवाजे लगे थे। एक बहुत ही भयानक शक्ल वाली स्त्री उन 7 दरवाजों की चौकीदारी कर रही थी। हालांकि उसका तो ये सब देखकर ये दिल टूटने लगा, और फिर उससे सोचा कि अगर मैंने बाबा यागा की बात कर ली तो मुझे कुछ नहीं मिला, तो यह स्त्री इससे ज्यादा बुरी तो नहीं हो सकती। और अब जब उसकी मृत्यु के पास आ गया तो अचानक ही उसने एक बड़ी सी तलवार निकाली। उसकी आंखों में वहशीपन छा गया। यह देखकर इवान का तो जैसे खून ही जम गया। वह वहीं से चिल्लाया, बाबा यागा ने मुझसे तुमसे चाबी लेने के लिए कहा है। यह सुनकर उस स्त्री ने अपने हाथ से तलवार छोड़ दी और उसका स्वागत किया। वह उसके यात्रा के लिए कुछ खाना पीना और कुछ सामान पर लेकर आई। इवान ने बाबा यागा का कहा माना तो वह निडर होकर गरुड़ की पीठ पर बैठ गया। उससे जितना भी मांस लिया जा सकता था उतना मांस उसके लिए उसने ले लिया। कुछ समय बाद इवान को भूख लगने लगी तो उसने सोचा कि मैं उस मांस में से थोड़ा सा मांस खा लेता हूँ। हमारे पास हम दोनों के लिए जितना मांस चाहिए उससे कहीं ज्यादा है। तो उसमें से उसने थोड़ा सा मांस खा लिया। जब वह लोग कुछ देर तक उड़ चढ़े तो गरुड़ ने अपनी बटन जैसी पीली पीली आंखें इवान की तरफ घुमाई तो इवान ने उसको कांपते हाथों से मांस का टुकड़ा खिला दिया। गरुड़ ने भी उसे इवान के हाथों से छीनकर एक ही बार में खा लिया। उस उड़ान के दौरान ऐसा कई बार हुआ कि जब भी गरुड़ ने उसकी तरफ देखा तभी उसने उसको मांस खिलाया। पर हाँ, हर बार उसे लगा कि वह गरुड़ तो अपनी तेज चोंच से उसका हाथ ही काट लेगा, परंतु ऐसा कुछ नहीं हुआ। जल्दी ही सारा मांस खत्म हो गया, पर रास्ता तो अभी बाकी था। गरुड़ ने फिर इवान की तरफ देखना शुरू किया। अब इवान को तो मालूम था कि उसके पास जितना मांस था वह सब खत्म हो गया। सो वह उस पर चिल्लाया, घूम कर देखो, अब सारा मांस खत्म हो गया, तुम्हारे लिए मेरे पास कुछ नहीं बचा। इस पर गरुड़ ने उसको अपनी तेज निगाहों से घूरा। इवान ने भी उसको घूरा, पर उसका तो एक एक जोड़ कांप रहा था। इवान को लगा कि यह गरुड़ तो उसका पता नहीं कब तक उसको इस तरह से घूरता रहेगा। पर उसने देखा कि जल्दी ही उसने अपना मुंह फेर लिया और इवान ने शांति की सांस ली। अचानक एक चींची आवाज के साथ जिससे इवान का तो खून तो बस जमता ही गया। गरुड़ ने एक बार फिर अपना सिर घुमाकर इवान की तरफ देखा और उसकी गर्दन से मांस का एक टुकड़ा काट लिया। इवान ने देखा कि वह उस समय एक खोखली नली में से ऊपर की तरफ उड़ रहे थे। इवान तो इस सबसे इतना डर गया और उसे इतना धक्का लगा कि
उसे अपनी गर्दन में से मांस निकाले जाने का जरा भी दर्द महसूस नहीं हुआ। अब उसको यह लगने लगा कि यह गरुड़ तो उसको ही टुकड़े टुकड़े करके खा जाएगा। तो उसने तय किया कि अब की बार उसने उसकी तरफ देखा तो वह उसके ऊपर से कूद पड़ेगा नीचे। उसको सपने में लगा कि वह उस खोखली नदी में से दूर, बहुत दूर किसी रोशनी की तरफ उड़े जा रहे हैं। उसने देखा कि जब वह उस नली के आखिरी सिरे पर पहुंचा तो वह गरुड़ काले संगमरमर की चट्टान के पास उतर रहा था। इवान तुरंत ही उसकी पीठ से नीचे लुढ़क गया। वह नम घास पर लेट गया और सोचने लगा कि अब तो यह गरुड़ बस उसको खा ही जाएगा। पर ये सब देखकर उसे बड़ा आश्चर्य हुआ जब उसको खाने की बजाय उसके गले के मांस का टुकड़ा जो उसने खा लिया था वापस लाया और इवान से कहा कि वह उसको अपने घाव के ऊपर रख ले। इससे उसका घाव भर जाएगा। इसके बाद वह उस खोखली नली से होकर वहां से चला गया। इवान ने ऐसा ही किया। उसका घाव कुछ पलों में ही भर गया। सूरज की किरणों की गर्मी से इवान के शरीर में कुछ जान सी आई। उसने अपने अंदर ताकत महसूस की। जब वह वहां लेटा हुआ था तो सूरज की एक किरण उसकी एक अंगूठी पर पड़ी। तब उसे याद आया कि वह कहाँ था और अब कहाँ है। उसने झुककर मारूस की नम जमीन को चूमा और देखा कि उसकी खाल और उसके कपड़े सब कुछ सामान्य रंग के हो गए हैं। भगवान की प्रार्थना कहकर वह अपने घर को वापस चल दिया। घर आकर उसने देखा कि तीनों जारेवना उसके माता पिता के घर में उसका इंतजार कर रही थी। क्योंकि वह ऊपर की दुनिया में आ गई थी, इसलिए उनके ऊपर बड़ा जादू भी टूट गया था। इवान के माता पिता को बता दिया गया था कि उसके बड़े भाइयों ने उसके साथ क्या किया था। उन्होंने उनको घर से बाहर निकाल दिया। इवान ने उनसे प्रार्थना की कि वह उसके भाइयों को माफ कर दे और उनको फिर से घर में बुला ले। उसके माता पिता ने उसकी प्रार्थना पर उनको घर बुला लिया। इवान ने सोने के राज्य वाली जारेवना से शादी कर ली और फिर उनके कई बच्चे हुए। दूसरी जारेवनाओं ने भी शादियां कर ली, पर इवान के भाइयों के साथ नहीं। इवान के भाई भी अपने माता पिता के साथ खुशी खुशी रहने लगे। फ्रेंड्स, आपको मेरी कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट, लाइक और शेयर कीजिए। मेरी कहानी शुरू से आगे तक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स।